हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आधुनिक भारत की श्रृंखला में हम लास्ट जो टॉपिक चल रहा था वो था निम्न जाति जनजाति किसान तथा मजदूर आंदोलन से संबंधित। फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो जो पिछले वीडियो हैं वो आपके एग्जाम आगामी एग्जाम की दृष्टि से बनाए गए हैं। कोई सीक्वेंस लेके नहीं चला गया है, वो टॉपिक लेके चले जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मराठा साम्राज्य से संबंधित। मराठा साम्राज्य, देखिए, मराठा साम्राज्य के उदय के क्या कारण थे, कैसे क्या हुआ, ये कहानी समझते हैं। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु 1797 में होती है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है वैसे ही मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत होती है, आरंभ हो जाता है। क्योंकि मुगल मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के बाद कोई उतना ज्यादा योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। क्योंकि औरंगजेब से पहले जितनी भी मुगल शासन प्रणाली थी वो सेंट्रलाइज थी, यानी एक ही व्यक्ति पर निहित थी। और जाहिर सी बात, यदि कोई भी शासन व्यवस्था केंद्रीकृत होगा तो केंद्र में जो बैठा हुआ शासक यदि वो अयोग्य हो जाएगा तो राज्य की शासन व्यवस्था क्या होती है, उससे प्रभावित होती है और वो पूरा राज्य ही कमजोर हो जाता है। तो तभी कहा जाता है कि किसी भी राज्य में विकेंद्रीकरण सिस्टम होना चाहिए, यानी एक ही व्यक्ति पर समस्त शक्तियां निहित नहीं होना चाहिए। यदि एक ही व्यक्ति पर समस्त शक्तियां निहित होंगी और आगे चलकर उसका उत्तराधिकारी अयोग्य होता है तो वह पूरा साम्राज्य पतन की पतन की कगार पर खड़ा हो जाता है। कि खैर, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, आपके जो आगे के उत्तराधिकारी होते हैं वो कमजोर होते हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर जो छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, उन्हीं राज्यों में आपका मराठा साम्राज्य आता है। देखिए, मराठा साम्राज्य सब उस समय सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। क्यों? क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ के जो निवासी थे उन्हें लड़ाकू बना देते थे और साहसी बनाने के लिए प्रेरित करती थी। अब हम बात करते हैं मराठा साम्राज्य के विषय में। यदि हम अच्छे से समझेंगे तो इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला आपके 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का, दूसरा जो होगा आपके पेशवाओं के अधीन जो साम्राज्य चला था, मराठा साम्राज्य। तो याद रखिएगा, पहला यदि हम इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके लिए दो पार्ट में पढ़ना होता है। पहला पढ़ेंगे हम 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जिसमें से हम पढ़ें किनका किनका शासन पढ़ लेंगे। शिवाजी का शासन पढ़ेंगे, संभाजी का शासन पढ़ेंगे और राजा राम का शासन पढ़ेंगे, ताराबाई का शासन पढ़ेंगे। ये आपके 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात होगी। फिर दूसरा आपका होगा पेशवाओं का शासन, पेशवाओं का शासन। क्लियर करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता कौन से शासक, यानी चार चार शासक दे देगा। किसी में पेशवा पेशवा बीच में डाल देगा, किसी में आपके जो ऊपर के हैं उत्तरी, जैसे शिवाजी डाल देगा, संभाजी डाल देगा, ताराबाई डाल देगा, और इसमें से कह देगा क्रम से व्यवस्थित करें किस क्रम पे कौन से शासक ने शासन किया था। तो पहले हम पढ़ लेते हैं वंशावली, मराठा साम्राज्य की वंशावली पढ़ लेते हैं और इसका जो आपका चित्र के यानी डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सिसोदिया वंश के थे। आगे हम इनकी वंशावली समझते हैं। देखिए, सज्जन सिंह की पांचवी पीढ़ी के, सज्जन सिंह के पांचवी पीढ़ी में
उग्रसेन नाम के व्यक्ति थे। उग्रसेन, इनके दो पुत्र थे जिनका नाम था आपका कर्ण सिंह, कर्ण सिंह, दूसरा था शुभंकर सिंह, शुभंकर सिंह। आगे फ्रेंड्स देखते हैं, देखिए शुभंकर सिंह के वंशज ही, यानी इनके वंशज, इनके वंशज भोसले कहलाए। भोसले कहलाए। देखिए शुभंकर सिंह के पौत्र जिनका नाम था बालाजी, बालाजी भोसले, बालाजी भोसले, ये इनके पौत्र थे। बालाजी भोसले के दो बेटे थे, एक का नाम मालोजी भोसले, मालोजी भोसले, और दूसरे का नाम था बिट्ठोजी, बिट्ठोजी भोसले। देखिए कहानी समझते जाइएगा। ये दोनों भाई आपके लखुजी जाट जाधव के यहाँ अंगरक्षक के रूप में कार्य किए। लखू जी जाधव के यहाँ अंगरक्षक के रूप में कार्य किया। अब देखिए, देखिए फ्रेंड्स, मालोजी भोसले के पुत्र होते हैं 1580 ईस्वी में, जिसका नाम होता है शाहजी, शाहजी। देखिए ये शाहजी आपका विवाह करते हैं, इनके लखू जी की एक पुत्री होती है जिनका नाम होता है जीजाबाई, जीजाबाई। और शाहजी का विवाह 1605 ईस्वी में जीजाबाई के साथ होता है। 1605 ईस्वी में जीजाबाई के साथ शाहजी का विवाह होता है। तो फ्रेंड्स, इनकी इतनी वंशावली आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, शाहजी के पुत्र होते हैं, दो पुत्र होते हैं जिनका नाम, एक का नाम होता है संभाजी, दूसरे का नाम होता है शिवाजी। संभाजी और दूसरे होते हैं शिवाजी। देखिए शिवाजी का जो जन्म होता है 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को होता है। तो इनका जो पीरियड होगा 1627 से 1680 के बीच चलते हैं। देखिए ये बड़े भाई होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो आगे का जो राज्य कार्य का कार्य होगा वो शिवाजी के हाथों में आता है। देखिए शिवाजी की 3 शादियां होती हैं, यानी इनकी 3 पत्नियां होती हैं, जिनमें से आपका पहला जो थी साईबाई, दूसरी सोयराबाई, और तीसरी पुतली बाई। आपकी शिवाजी की जो तीसरी पत्नी थी पुतली बाई, ये सती हुई थी। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिए। साई बाई से 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं जिनका नाम होता है आपका संभाजी, संभाजी, दूसरा राजा राम। देखिए संभाजी जो थे, इनका शासन काल जो चला 1680 से लेकर के 1689 के बीच, और इनका जो पीरियड था 1689 से लेकर के 1700 ईस्वी के मध्य। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके
दूसरे नंबर के होंगे ये आपके तीसरे नंबर के मराठा शासक होंगे। देखिए, राजा राम की दो पत्नियां थीं। पहले का नाम था आपका ताराबाई और दूसरी पत्नी का नाम था राजसबाई। ताराबाई और राजसबाई, ये आपके राजा राम की दोनों पत्नियां थी। देखिए, ताराबाई से आपके संभाजी प्रथम सेकंड, संभाजी सेकंड पुत्र हुआ, और इनसे आपका राजा राम सेकंड पुत्र हुआ। सॉरी, शिवाजी सेकंड, शिवाजी द्वितीय नाम जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया। अब फ्रेंड्स, यहां पर यह ध्यान रखिएगा, इनका जो शासक काल होता है वो 1700 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी के मध्य चलता है। इनका जो शासक काल होता है वो होता है 1707 से लेकर के 1749 के मध्य। फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लेते हैं पूरी कहानी। देखिए, सज्जन सिंह की पांचवी पीढ़ी में जो थे उग्रसेन नाम के व्यक्ति थे, उनके दो पुत्र हुए थे, एक कर्ण सिंह, दूसरे थे शुभंकर सिंह। शुभंकर सिंह के ही आपके पौत्र यानी उनके जो वंशज थे भोसले कहलाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसके वंशज भोसले कहलाए? तो शुभंकर सिंह के। अब देखिए, इनका एक पौत्र था जिसका नाम था बालाजी भोसले। इसके दो बेटे थे, एक मालोजी भोसले, दूसरे थे बिट्ठोजी भोसले। अब मालोजी भोसले से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है शाहजी भोसले। ये शाहजी भोसले, पहले तो ये दोनों भाई लखूजी जाटव के यहाँ अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे, और इनका बेटा इनकी बेटी के साथ विवाह करता है 1605 ईस्वी में। अब देखिए, इन्हीं से शाहजी का विवाह जीजाबाई से होता है, और इन्हीं से आपके संभाजी व शिवाजी की उत्पत्ति होती है। संभाजी शिवाजी के बड़े भाई थे जिनकी मृत्यु हो जाती है, और यानी आगे का जो राजपाट का कार्य करते हैं शिवाजी के हाथों में गद्दी आती है। तो शिवाजी का जो शासनकाल था वो 1622 ईस्वी से लेकर के 1627 से 1680 के बीच चला। देखिए, शिवाजी ने 3 शादी की थी। साईबाई, जिसका नाम साईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई। पुतलीबाई जो थी वो सती हुई थी। अब देखिए, साईबाई से ही दो पुत्रों की प्राप्ति होती है। पहले का नाम होता है संभाजी और दूसरे का नाम होता है राजा राम। अब देखिए, राजा राम आपके राजा राम दो शादी करते हैं। एक का नाम होता है ताराबाई, दूसरे का राजसबाई। ताराबाई से संभाजी द्वितीय और राजसबाई से शिवाजी द्वितीय नाम के दो बेटे होते हैं। अब देखिए, ये आपका याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये चौथे नंबर पर शासन करते हैं और ये 5वें नंबर पर शासन करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मराठा साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक पश्चिमी का और दूसरा पूर्वी क्षेत्र का। तो यहां पर आपका दो शासक मिलेंगे, एक मिलेंगे आपका साहूजी द्वितीय के नाम से शासन करते मिलेंगे। साहूजी द्वितीय के नाम से मिलेंगे, जिनका जो आपका शासन काल होगा वो 1708 से लेकर के 1749 के मध्य ही होगा। 1707 से 1749 के मध्य होगा। आगे संभाजी का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है राजा राम द्वितीय, जो 1749 से लेकर के 1777 ईस्वी तक शासन करते हैं, और वो 6वें क्रम के होंगे। इनका बेटा संभाजी का पुत्र राजा राम द्वितीय, ये आपका 1749 से लेकर के 1777 ईस्वी तक आपका मराठा साम्राज्य की गद्दी पर बैठे रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके शिवाजी द्वितीय व साहूजी द्वितीय दो अलग अलग
एक एक ही समय पर दो अलग अलग शासक थे मराठा साम्राज्य के। यहाँ पर मराठा राज्य दो भागों में विभाजित हुआ था। 1707 से 1749 के मध्य मराठा साम्राज्य में दो दो हक यानी गद्दी के दो दो हकदार थे। याद रखिएगा। तो इनका भी नंबर जो होगा वो 5वां नंबर होगा और इनका जो होगा वो 6ठा नंबर होगा। ये रही आपके मराठा साम्राज्य की वंशावली। आगे जो हम पढ़ेंगे पेशवाओं की, जो पेशवाओं में जो कौन कौन से क्रम पे राजा बने, पेशवा हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कहाँ से, शिवाजी के विषय में जानेंगे, फिर इसके बाद संभाजी के विषय में जानेंगे, राजा राम के विषय में जानेंगे, ताराबाई के विषय में यानी संभाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय और आपके राजा राम द्वितीय व साहूजी द्वितीय। फ्रेंड्स, हमें याद क्या रखना है, ये स्ट्रक्चर बन गया है। इससे आपको एक बात ये क्लियर होगी कि यदि हमसे कह देगा कि संभाजी, ताराबाई और राम में क्रम से बैठा लीजिए, तो आप ये जो कहानी सुन ली है इससे आप क्रम पे 100% बदल लेंगे, ये आपका गलत होगा। फ्रेंड्स, हम शिवाजी के विषय में अब हम बात करते हैं शिवाजी के विषय में। शिवाजी, इनका जो समय है 1627 से लेकर के 1680। देखिए, इनका जो जन्म था, जन्म और इनका संरक्षण संरक्षण की बात करें और प्रभाव किसका था इनके ऊपर सबसे ज्यादा, उसकी बात करें। देखिए, जन्म इनका 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को होता है। 10 अप्रैल 1627 में, और ये 1674 में आपका राज्याभिषेक होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। राज्याभिषेक इनका 1674 में होता है। संरक्षक थे इनके कुंड देव सिवनेर के किले पर हुआ था इनका जन्म, सिवनेर के किले पर। देखिए, प्रभाव इनका जो था समर्थ गुरु रामदास का था। रामदास का प्रभाव सबसे ज्यादा था इनके ऊपर। शिवाजी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के उसमें से, तो 1640 ईस्वी में शिवाजी का विवाह होता है साईबाई से होता है, साईबाई से। ठीक, इनसे विवाह होता है। इसके बाद 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीतते हैं। याद रखिएगा, खूब वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जाता है। सिंहगढ़ का किला शिवाजी 1643 ईस्वी में का किला। इसके बाद 1646 ईस्वी में तोरण का किला जीतते हैं ये। 1646 ईस्वी में तोरण का किला। इसके बाद 1654 ईस्वी में खूब इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुरंदर का किला जीतते हैं। पुरंदर का किला। इसके बाद 1656 ईस्वी में जावली का युद्ध जीतते हैं। जावली प्रदेश जीतते हैं। इसके बाद 1657 ईस्वी में कोंकण प्रदेश जीतते हैं। कोंकण प्रदेश जीतते हैं। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। शिवाजी 1640 ईस्वी में शिवाजी की शादी साईबाई से होती है 1640 ईस्वी में, और आपके 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीतते हैं। तोरणा का किला 1646 में जीतते हैं, और पुरंदर का किला जो था 1654 में, जावली प्रदेश आपका 1656 ईस्वी में,
और इसके बाद कोंकण जो प्रदेश है वो 1657 ईस्वी में जीतते हैं। इसके बाद आता है शाइस्ता खां से संघर्ष। इसके बाद बात होगी पुरंदर की सूरत की प्रथम लूट, पुरंदर की संधि और सूरत की द्वितीय लूट। तो इसके विषय में बात करते हैं हम। वनडे एग्जाम की दृष्टि से ये आपकी सारी डेटें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स इन्हें याद जरूर रखिएगा। पहले बात करेंगे हम इन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। पहले शाइस्ता खां से संघर्ष की कहानी समझेंगे। शाइस्ता खां से संघर्ष जो चला था 1660 से लेकर के 63 तक चला था। फिर इसके बाद सूरत की प्रथम लूट, सूरत की प्रथम लूट। फिर इसके बाद करेंगे पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि। फिर हम बात करेंगे आपका सूरत की द्वितीय लूट, द्वितीय लूट की। तो फ्रेंड्स आपका सूरत की जो प्रथम संधि थी वो आपके 8 जनवरी 1664 ईस्वी को, 8 जनवरी 1664 ईस्वी में। और जो पुरंदर की संधि थी वो आपके 22 जून आपके 1665 ईस्वी में, 22 जून 1665 ईस्वी में। और सूरत की जो द्वितीय लूट हुई थी वो आपके 1670 ईस्वी में द्वितीय लूट हुई थी। अब इनमें हम बात करते हैं कि हुआ क्या क्या था, कहानी समझते हैं। तो देखिए शाइस्ता खां जब आपके औरंगजेब, शाइस्ता खां या औरंगजेब का मामा था, इसको शिवाजी का वध करने के उद्देश्य से दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा जाता है। तो होता क्या है कि 1660 ईस्वी में दक्षिण में आते हैं और ये बात शिवाजी को पता चलती है और ये एक किले में छुपा होता है। तो शिवाजी क्या करते हैं, उसी किले पर आक्रमण कर देते हैं और उस आक्रमण में इस शाइस्ता खां का अंगूठा कट जाता है और इसका एक पुत्र जो होता है फतेह सिंह, उसकी क्या होती है, हत्या हो जाती है। फिर इसके बाद आपका इसे औरंगजेब वापस बुला लेता है। फिर इसके बाद मुअज्जम को आपका दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजता है। इस लूट में शिवाजी को 1 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। ये आपके पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह सूरत पर आक्रमण किया, जिसमें से आपका उन्हें धन मिला और उस धन की लगभग जो कीमत थी 1 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि में होता कौन कौन, अंग्रेज की तरफ से मनुची होते हैं, राजा जयसिंह होते हैं और शिवाजी, इनके मध्य पुरंदर की संधि होती है। इस संधि के तहत यह स्वीकार किया जाता है, याद रखिएगा कि इससे पहले, संधि से पहले मराठा के पास 35 राज्य थे, यानी 35 राज्यों में से आपके 23 राज्यों को मुगलों को वापस करने की बात होती है। दूसरा एक बात होती है कि आपका कि अब मराठा मुगलों की सेवा में रहेंगे और मुगलों से किसी भी प्रकार के युद्ध नहीं लड़ेंगे। तीसरी बात होती है इसके बदले में आपको शिवाजी को 5,000 का मनसब देने की बात कही गई थी। इतनी डील हुई। डील होने के बाद राजा जयसिंह क्या कहते हैं, शिवाजी को कहते हैं कि आप आगरा लेके आते हैं। आगरा, राजा जयसिंह का बेटा आपका राम सिंह, राम सिंह ये भरोसा दिलाता है कि आप चलिए आगरा किला, आपका पूरे सम्मान के साथ और पूरी सुरक्षा के साथ हम आपको मिलाते हैं। होता क्या है, जैसे ही मुगल दरबार शिवाजी पहुंचते हैं, इनके साथ इनकी बेइज्जती की जाती है और अंत में कैद कर लिया जाता है। ये इनका उसी किले में हम शक्ल मिलता है जिसका नाम होता है हीरोजी खरजंद, हीरोजी खरजंद नाम का एक व्यक्ति जो शिवाजी का हमशक्ल होता है और उस शिवाजी को पालकी में बैठाल करके ये ले जाते हैं।
उनकी जगह पर ये होता, हीरो जी फरजंद होते और शिवाजी पालकी में चले जाते हैं। इसके बाद होता क्या है, 1668 ईस्वी में मुअज्जम के माध्यम से औरंगजेब के साथ संधि होती है। उस संधि में इस बात को स्वीकार किया जाता है, 1668 में मुअज्जम के माध्यम से शिवाजी व औरंगजेब के मध्य एक संधि होती है, जिसमें से बीजापुर व गोलकुंडा में चौथ वसूलने का अधिकार शिवाजी को दिया जाता है। यहीं पर आपके औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 1668 में आपके शिवाजी की औरंगजेब के साथ एक संधि होती है। उस संधि की मध्यस्थता मुअज्जम करते हैं। सूरत की जो द्वितीय लूट होती है, जिसमें से आपके शिवाजी को 66 लाख रुपए मिलते हैं और एक सोने की पालकी मिलती है। उस सोने की पालकी को औरंगजेब को गिफ्ट के रूप में देने की योजना थी। फ्रेंड्स, ये आपके रहे शिवाजी के प्रमुख संघर्ष, यानी उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों के विषय में। अगले पार्ट में हम शिवाजी के जो आपके वंशज थे उनके विषय में पढ़ेंगे और शिवाजी के जो प्रशासन था उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। जो अष्टप्रधान थे वो क्या थे, उनमें से किसको कौन सा पद मिलता था, उस पद का क्या नाम था, उनकी जानकारी हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तो मिलते हैं अगले पार्ट में। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं शेयर करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।